वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, कोरोना वायरस का ग्लोबल काउंट 29 लाख केसेस से तजावुज़ कर चुका है और इस वक्त अमवात की तादाद 2,03,931 हो चुकी है। पाकिस्तान में सरकारी नंबर्स के मुताबिक इस वक्त 13,201 अफराद कोरोना पॉजिटिव हैं, 277 अफराद इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं और 2,866 अफराद जो हैं वो सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना की आलमी वबा जो जब से फूटी है तब से बुरी खबरों का एक तवील फहरिस्त जो है वो सामने आ रहा है। एक तवील फहरिस्त है जिसका सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आ रहा। आलमी मईशत का चिराग गुल हो चुका है और इस माशी चिराग में जान डालने वाली तेल की मार्केट क्रैश कर चुकी है। इस वक्त जब ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर टूट चुकी है, एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बैंकरप्सी के दहाने पर आन खड़ी है और दुनिया ग्रेट लॉकडाउन के बाद अब रिसेशन में जा चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर मईशतों में ये सोच अब जोर पकड़ चुकी है कि कोरोना के रहते हुए ज़िंदगी को आगे लेकर चलने के तरीके अपनाने होंगे। इसलिए डिज़ाइन और प्लानिंग को असर नौ तश्कील देना होगा। ख़ास तौर पर वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ चुकी है और इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। दुनिया में ये मॉडल पहले ही काफ़ी हद तक जो है वो मौजूद है, फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो ई कॉमर्स का भारत में हुजम $64 बिलियन है। बांग्लादेश में इसी इंडस्ट्री का हुजम $1.6 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री अब $1 बिलियन तक पहुंच रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ बात की जाए तो हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं। हमारे यहाँ ई कॉमर्स के हवाले से मुकामी बिजनेसेस का रुझान इतना हौसला अफजा नहीं है। थर्ड पार्टी सर्विसेज और बैक ऑफिसेज के हवाले से हमारे यहाँ दूसरे ममालिक के लिए तो काम हो रहा है, लेकिन मुकामी सतह पर रुझान कम है। मगर अब कोरोना वबा के बाद जहाँ बहुत से रवैयों और आदात में तब्दीली आने की उम्मीद की जा रही है, वहाँ हमारे पास माशी एतबार से ज़िंदा रहने के लिए क्या मौके जो है वो अवेलेबल हैं। डिजिटल इकॉनमी को जो है वो आगे ले जाने के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो आज इनका जो ये फील्ड है इस पर इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमार हसन साहब, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं दराज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमार साहब। और हमारे साथ मोहम्मद मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, CEO ईजी पैसा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। तो अफनान साहब से शुरू करती हूँ। अफनान साहब, क्या इसको जिस तरह कहा जा रहा है कि एक न्यू नॉर्मल जो है वो उसमें हम दाखिल हो रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसमें हम दाखिल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे IT सेक्टर के हवाले से इसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान के हवाले से, कि दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान स्पेशली। योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है हमारे लिए, अगर हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे हम फैसिलिटेट करें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो ऑनलाइन अपने जो भी आपकी जो ट्रेडर्स हैं ये ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच सकें। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी इकॉनमी के अंदर। मिसाल के तौर पे पेपैल जो है वो एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। वो अगर नहीं पाकिस्तान आ सकते तो उनकी तरह का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसकी डेवलपमेंट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसके थ्रू होगा बेसिकली ये कि आपकी सीमलेस पेमेंट्स हो सकेंगी अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और आपका जो नॉर्मल जो भी कैश ऑन डिलीवरी का मामला है जिसके अंदर आप बेसिकली आपका होता है कि आपने पहले सप्लाई चेन के अंदर अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर को पहुंचानी है, उसके बाद आपके पैसे आएंगे, फिर आप पैसा वापस देंगे, उससे बहुत बड़ा एक बॉटल नेक जो है वो आता है। ये एक मामला है। दूसरा ये है कि जो इनग्रेस है आपकी इसकी 3G 4G सर्विसेज की, वो कि काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुकी है, मगर उसको मज़ीद एक्सपेंड उन इलाकों में करना जो कि फार फ्लैंच है, उनको भी क्या कहते हैं इसका हिस्सा बनाना ये बड़ा ज़रूरी है इसकी। और अगर गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ इसके इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ बनाई जाएंगी तो उसका ज़ाहिर है उसका अच्छा असर हमारे मुल्क पे आएगा। मैं आपको एक मिसाल ये दे देता हूँ कि देखें, नॉर्मल जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो GDP है वो तकरीबन 11% इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। 10 to 11, UK की बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका का भी मोरलेस इतना ही है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हमारा मुल्क का 1% भी नहीं है इस वक्त। और उसकी क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि $1 बिलियन, और ये भी $1 बिलियन अभी रिसेंटली है, लास्ट 3 ईयर्स हैं, ये लास्ट 3-4 ईयर्स। इससे पहले तो ये $10 मिलियन भी नहीं थी। तो अब इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमें एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या जो बाहर से कंपनियां आई हैं उनको फैसिलिटेट करना और न्यू प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह करेंगे इस पर आगे जाके भी बात करेंगे। अमार हसन साहब की तरफ चलती हूँ। अमार साहब,
Do you think that this could be another opportunity, मतलब या इसको blessing in disguise अगर कहा जाए, स्पेशली IT सेक्टर के हवाले से, क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें, अगले दिन एक रिपोर्ट मैं देख रही थी, सिर्फ अमेज़ॉन की बात अगर करें, अमेज़ॉन ने 70,000 नए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर किए हैं। तो इस तरह आप समझते हैं इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली आपका जिस तरह प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आप कहा जा रहा है कि ट्रेडर्स को कहा जा रहा है आप अपना सारा जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन शिफ्ट करें, तो डू यू थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी? देखें, एब्सोल्युटली आई माइट बी बायस्ड क्योंकि मैं टेक के अंदर अपना करियर गुजार चुका हूँ, लेकिन आई थिंक कि अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी चीज़ों से दिख रही है कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ था, दराज के ऊपर जो ग्रोसरी कैटेगरी है उसके ऊपर 6 गुना इजाफा हो गया था। लोग हैंड सैनिटाइज़र से लेके सरफेस क्लीनर्स, हाइजीन की चीज़ें एकदम से बूस्ट आ गया था। इसी तरीके से हम लोग फ्रेश सब्ज़ी, फ्रूट्स ये भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो 6 गुना बढ़ गई थी। तो ये इनिशियल ऐसे साइंस दिखे कि अचानक से बहुत ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड आ रही है ऑनलाइन चीज़ों खरीदो फरोख्त करने के लिए। ऑब्वियसली उस वक्त गवर्नमेंट ने सिर्फ असेंशियल्स चीज़ें डिलीवर करने को कहा था, तो हम जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ असेंशियल्स के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये पेंडेमिक आगे बढ़ता गया, हमने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली आएगा, और वो हमने देखना शुरू करा कि जो सारे ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, चाहे मोबाइल मार्केट है, इसी तरीके से चाहे कपड़ों की मार्केट है, ये सारे शटर डाउन थे, इनकी बिजनेस नहीं चल रहे थे। तो ये कब तक चल सकता था? एंड रिसेंटली अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी उनको ये तलकीन कर रही है कि अपने ऑनलाइन स्टोर बनाएं और ऑनलाइन काम करें। और मैं जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मैं ये सोच रहा था, एंड वी वर टॉकिंग एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एज वेल, कि 2 दिनों के अंदर अपनी वेबसाइट बना देना, अपना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। एंड हियर कंपनीज लाइक दराज विल स्टेप इन। और हम अभी भी ताजिर एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि हम इनको मौके दे रहे हैं कि इनकी दुकान हम 2 दिनों में लाइव कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके, इनके पेमेंट स्ट्रक्चर्स तय कर और इनकी लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क तय करके, कि इजीली सारा काम ये घर से बैठ के हो सकता है। एंड वी आर डूइंग नथिंग न्यू। ये इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने इसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमी चलती जा रही है। ठीक है, अमार साहब की तरफ जाती हूँ। अमार साहब, जहाँ बात की जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलती है, तो वहाँ आपका रोल बड़ा क्रिटिकल है। कथा कलामी की माफ़ी, मुदस्सिर साहब की तरफ चलती हूँ। मुदस्सिर, इसमें आपका रोल जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपका जिस तरह ईजी पैसा है वो एक बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है। और प्रॉब्लम, लेकिन जब हम इस पर बात कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें बात ये आती है कि चलें जो ये हमारे जो इलाके हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, उनमें तो उतना शायद प्रॉब्लम नहीं आता वीज़ावी टेक्नोलॉजी, लेकिन जब हम रूरल सेंटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल, और हमारी शायद टेक्नोलॉजिकली उस तरह एडवांसमेंट नहीं है। क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपके इसमें, कि इसको जो मजीद फरोग, जो बूस्ट मिलना चाहिए, उसमें वेयर इज द टेक्नोलॉजी लैगिंग? जी, थैंक यू डॉक्टर मारिया। पहले तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी 80% लोग जो हैं वो फॉर्मल बैंकिंग के नेट से बाहर हैं। तो तकरीबन 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है। तो अब पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ने नई रेगुलेशन मुतारिफ़ कराई, जो मोबाइल बैंकिंग की रेगुलेशन है, जिसके तहत लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ये प्रोसेस जो है एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरता हुआ बेहतर होते अब यहाँ पे आ गया है कि अब सिर्फ 2 चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। एक, आपके पास मोबाइल सिम होनी चाहिए और एक CNIC कार्ड होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों चीज़ों को मिला के आप आज अपने घर में बैठे अपना मोबाइल बैंक अकाउंट, जिसको हम मोबाइल वॉलेट भी कहते हैं, वो खोल सकते हैं। ये हर फ़ोन पे चलता है, चाहे ये 2G फ़ोन हो, चाहे ये 3G और 4G आपके पास कनेक्शन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप देहात में हैं, चाहे आप शहरों में हैं, आपके पास ये एक्सेस आज मौजूद है। और 70 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं आज हमारा ये इजी पैसा का वॉलेट खोल के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और ये 1 मिनट के अंदर आप खोल सकते हैं, घर में बैठ के खोल सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एक मेजर चैलेंज रहा है वो ये है कि इसकी अडॉप्शन और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी। पाकिस्तान जो है
तमाम अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 11 से 12 करोड़ लोग जो हैं उनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जब हम सारों को मिला लेते हैं बिटवीन कमर्शियल बैंक्स भी और हमारी तरह की और सर्विसेज भी, तो लगभग 3 करोड़ के साढ़े तीन करोड़ के लोग सिर्फ जो हैं आज मोबाइल बैंक अकाउंट, मोबाइल पेमेंट्स और फॉर्मल बैंक अकाउंट्स, इन सारों को आप मिला लें तो उसका ये हुजम बनता है। तो बाकी लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं शायद कर पा रहे हैं कि एक तो बहुत सारे लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, हमें कैश इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, ज़िंदगी आसानी से चल रही थी। और दूसरी तरफ से यूज़ केसेस जो हैं, यानी जो मेजॉरिटी हमारे रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो भी कैश के अलावा कोई फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये जो लॉकडाउन है, ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अब हम एक पैराडाइम शिफ्ट ले सकते हैं और हम अडॉप्ट कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स इन अ बिग वे। सारी चीज़ें जो मौजूद हैं उसकी एसेंशियल बिल्कुल मौजूद हैं आज। ठीक है। अच्छा, अफनान साहब की तरफ चलती हूँ। अफनान साहब, ये जो बात की जा रही है, जिस तरह अभी मुदस्सिर साहब बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसकी कभी कैशलेस इकोनॉमी की शायद उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब तो इट्स द नीड ऑफ द आवर एज़ वेल, बिकॉज जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें ये कहा जाता है कि जी आपने पैसा कम से कम जो है वो आप पेपर मनी जो है वो कम से कम इसको जो है वो इस्तेमाल करें। आप इसमें क्या देखते हैं कि इम्पेडिमेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे कहाँ से आ रही हैं? क्या हमारे जो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि लोग उस तरह जो है वो मार्केट में आ नहीं रहे, या हमारी अपनी एप्रीहेंशंस हैं? आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, एक तो जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है कि जी बैंक अकाउंट खोलना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, या जैसे आपने बैंक के साथ कोई काम किया तो ये बहुत आपने कोई बुरा काम कर दिया और ये गैर इस्लामी है। एक तो ये इसका एक रिलीजियस एलिमेंट है जिसको हमें सामने रखना चाहिए, जिसकी वजह से भी जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि बहुत बड़ी परसेंटेज है पाकिस्तान की जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, चलें उनका जो भी वजूहत है उनका नहीं है, जो गवर्नमेंट या स्टेट बैंक की जो विजन है वो होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि आपने एक कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाना है। अच्छा, कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाने के लिए जो है वो एक स्टेप वाइज अप्रोच है। टेक्नोलॉजिकली तो हम लोग देखें मोबाइल वॉलेट्स भी, इनफैक्ट आई विल से कि पाकिस्तानी इजी पे या जैज़ कैश, इनकी जो मोबाइल वॉलेट्स हैं ये तो शायद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा एडवांस होंगे। यूके में मिसाल के तौर पे इतने ज़्यादा मोबाइल वॉलेट्स मैंने नहीं देखे, लेकिन उसके बावजूद जो एडॉप्शन है वो इतनी तेज़ी से नहीं है जितनी वैसे होती है। अच्छा, अगर इसके रिलीजियस एलिमेंट को हम अगर टारगेट करें, दूसरा रेगुलेटरी बॉडी अगर पुश करे तब ये काम हो सकता है। और इसके अंदर एक और एलिमेंट ये भी है कि अगर हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाते हैं तो जो हम बार बार ये वाली बात कह रहे होते हैं कि जी ये ब्लैक इकॉनमी है, ये ब्लैक इकॉनमी है, लोगों ने कहा तहखाने बनाए हुए अपने घरों के नीचे उधर कैश रखी हुई है, कैश रखी, ये मसला भी हल हो सकता है। क्योंकि ज़रा जब आप एक कैशलेस इकॉनमी की तरफ मूव करते हैं, अब मिसाल इसकी एक मिसाल ये है कि यूके में मिसाल जो यूनाइटेड किंगडम में 10,000 पाउंड से ज़्यादा अगर आपके पास निकल आए तो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेती है। ये गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाई हुई है जिसके तहत आप बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर कर ही नहीं सकते। इसी तरह अगर आप और जगहों के ऊपर इस तरह भी आप लोगों को ला सकते हैं मेन बैंकिंग चैनल्स के अंदर, और जैसे जैसे आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स और ये पेपैल जो है सिस्टम पाकिस्तान में लेके, और अगर एक सीमलेस हम एक सिस्टम बना सकें जिसके अंदर डिफरेंट वॉलेट्स और डिफरेंट बैंक्स जो है वो एक जगह के ऊपर आगे काम कर सकें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी, और ये जो हमारा ये जो कैश ऑन डिलीवरी वाला इशू है और ये जो अडॉप्शन है इसके ऊपर भी। ठीक है, अमार साहब की तरफ चलती हूँ। अमार साहब, अब इफ़ आई टॉक एज अ लेमैन एंड आई एम अ लेमैन, मुझे उस तरह चीज़ों का नहीं पता जिस तरह आप तीनों को पता है, तो मैं ये कहूँगी जब आप बात करते हैं, चले हम लोग तो फिर कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर हमारा जो इन्हिसार है, चाहे वो ग्रोसरीज़ का हो या मतलब अगर बाहर से जो है वो कोई भी चीज़ आनी है, स्पेसिफिकली ग्रोसरी से अभी बात करें क्योंकि इस वक्त बाहर नहीं जा पा रहे, तो आपका मीट है, आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपकी बाकी ग्रोसरी आइटम्स हैं, वो घर से मंगवाना इस वक्त जो है घर पे बैठ के कंप्यूटर से मंगवाना, बहुत लोग इससे अभी नहीं इस्तेमाल कर रहे फॉर द सिंपल रीज़न कि हमें आदत है कि हम जाते हैं, हम ठेलों पे जाएंगे, हम जाके कहेंगे अच्छा जी चलें ठीक है, अगर यहाँ पे टमाटर जो है वो 40 रुपए का मिल रहा है तो मैं दराज से जो है वो 100 रुपए का क्यों लूँ या 50 रुपए का क्यों लूँ, इवन 10 रुपीज़ मेक अ डिफरेंस। सो मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि उन सब लोगों को अगर हमने नेट में लाना है, उनको सेंसिटाइज करना है, तो क्या मैकेनिज्म हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? एज अ लेमैन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी देखें,
پہلے جب یہ حالات نارمل تھے تو مارکیٹ جو ہے وہ پرائس کانشیس تھی، اور ایک کبھی بھی جب کوئی برانڈ یا کمپنی کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا جو مین ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ لوگوں کا یہ ایک ریچول ہے، مہینے کی گروسری کرنے باہر جانا، فیملی ایونٹ ہے، لوگ جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے حالات چینج ہوئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پرائس سینسٹیوٹی ہے یہ اب اتنی ویلیو نہیں رکھتی جتنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی رکھتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر ابھی آپ کسی آف لائن اسٹور گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، کراچی میں تو کافی بند بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ایس او پیز فالو نہیں ہو پا رہے ہیں، پیپل آر آن دیئر فیسز، اتنا رش ہے، تو وہاں پر اب لوگوں کے لیے اگر 5 روپے 10 روپے چیز مہنگی بھی ہو تو وہ اتنا پرائس کانشیس نہیں ہے جتنا وہ سیکیورٹی کے ساتھ گھر سے بیٹھ کے آرڈر کر سکتے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. آئی تھنک ابھی بھی میں تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاہور، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد، پرائس سینسٹیوٹی بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے کچھ دن پہلے سبزی منڈی یہاں پہ اسلام آباد کا جو ہے وہ ہم نے پراپر جو ہے وہ ہم نے اسکوپ آؤٹ کیا کہ وہاں کیا ہے، تو وہاں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف ٹریڈرز آئے ہوئے تھے، گھریلو خواتین بھی آئی ہوئی تھیں، یا گروسری اسٹورز میں بھی اسی طرح ہیں، چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہیں. سو اس لیے میں کہہ رہی ہوں بڑی ایک نیش جو ہے وہ آپ کی ایک وہ مارکیٹ ہے جو ابھی جا کے گروسری شاپنگ جو ہے وہ آن لائن کر رہی ہے. پیپل آر ناٹ سینسٹائزڈ. بالکل جی آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. ابھی ایک نیش ہے، گروئنگ سیگمنٹ ہے، لیکن دیکھیں یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو جیسے ارلیئر بتایا کہ 6 گنا اضافہ آیا ہے گروسری کیٹیگری کے اندر، سبزیوں میں کچھ 9 گنا اضافہ آیا ہے. تو یہ بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے ہیں. دیکھیں مارکیٹ کی ایجوکیشن بھی جو ہے نا یہ نئی چیز ہے ان کے لیے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے بھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ گھر سے بیٹھ کے آرڈر ہو سکتا ہے، سامان سمجھنا ہے تو واپس بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری کنوینئنس ہیں گھر سے بیٹھ کے، اور ڈسکاؤنٹس بھی ہیں. ہم تو وی ورک ود اے لاٹ آف پیمنٹ چینلز، ایزی پیسہ از ون آف آلسو آر پارٹنرز. تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگوں کو پرائس آفس بھی دیتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کی پرائس سینسٹیوٹی کا ایشو ہے وہ بھی کیٹر ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ مارکیٹ میں ابھی بھی پاکستان میں ای کامرس اور یہ جو ڈیجیٹل سروسز ہیں یہ 8 سے 9 سال پرانی یہ ٹاپک ہے، ورنہ دوسرے جو میچور مارکیٹس ہیں اس میں اوبویسلی یہ کافی پہلے سے ہوتے آ رہا ہے. تو آئی تھنک سلولی گریجولی یہ چیز بڑھے گی، اور اسپیشلی فار دس پینڈیمک آئی تھنک یہ ٹریگر بوسٹ ہونا چاہیے جہاں لوگ اپنے کنزیومر بیہیویئر چینج کریں اور آن لائن کی طرف آئیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جس طرح ہم ایزی لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چل رہے ہیں، سو ان آرڈر کہ یہ ایک ہماری زندگیوں میں آن لائن شاپنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے اور اسی پہ ہم رہیں اور باقی جو ہے ہم باہر جانا بند کر دیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ انلیس اینڈ انٹل کہ ان کو وہ پرائس سینسٹیوٹی کا ایشو وہ سارٹ آؤٹ ہو، وہ تب تک اس طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے، ورنہ مارکیٹس کھل جائیں گی، دل بی آؤٹ اگین. ہمارے اگر ہم سروس دیکھیں تو میجورٹی ڈز ناٹ کنسیڈر دس پینڈیمک ان ایشو. میجورٹی سمجھتی ہے اچھا ٹھیک ہے لگنا ہوگا لگ جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال کر رہی تھی. جی بالکل جی آئی کمپلیٹلی اگری کہ دیکھیں پرائس سینسٹیوٹی اگر نہیں ہوئی، برانڈز نے نہیں دیکھا تو یہ دوبارہ آف لائن کی طرف آ جائیں گے. بائی دا وے آن لائن کے اندر جو ہے پرائس سینسٹیوٹی بڑی ہم ان ڈیپتھ طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی کیا پرائس ہے. آپ کے الگوریتھمز ہوتے ہیں، مشین لرننگ کے فارمولاز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پرائس ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کوئی اس پرائس سے زیادہ تو نہیں بیچ رہا. تو آئی تھنک پرائس کنٹرول بھی آف لائن مارکیٹ سے زیادہ آن لائن مارکیٹ میں بہتر کنٹرول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مدثر صاحب کی طرف چلتی ہوں. مدثر صاحب اس وقت جو ایسٹیمیٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 76.3 ملین ہمارے انٹرنیٹ یوزرز ہیں، گو کہ یہ فگر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. بٹ اربن اور رورل کی ڈیوائڈ اگر بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ رورل ایریا میں ابھی کتنی بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور کس حوالے سے آپ جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں اور زیادہ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھے؟ جی پاکستان میں لگ بھگ 16 کروڑ کے قریب لوگوں کے پاس موبائل سم ہے. اگر ہم اس میں سے ڈپلیکیٹ سم کا ڈیٹا نکال دیں تو 10-11 کروڑ تو یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، یونیک انڈیویجولز جن کے پاس اپنی موبائل فون کی ایکسیس ہے. اس میں جو ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 35% 35% ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اور باقی جو ہیں ان کے پاس فیچر فون جس کو کہتے ہیں جو کہ 2G کنیکشن یوز کر رہے ہیں. تو اس میں زیادہ جو انسیڈنس ہے، زیادہ اس کی جیسے آپ نے درست فرمایا کہ وہ شہروں میں ہیں اور کم دیہات میں ہیں. میرے خیال میں جیسے جیسے پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ اب چینج ہو رہا ہے،
जो 7 करोड़ लोग आपने पाकिस्तान में बताया जो प्राइमरीली अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो अब सारी दुनिया की जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में एक रीज़न आ गया है कि लोगों के लिए अब लोकल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इंटरनेट से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये ट्रेंड यहाँ भी चेंज होना शुरू होगा। एक कमेंट मैं क्विकली ये करना चाहता हूँ, जो आपने पहले क्वेश्चन रेज़ किया था जो प्राइस सेंसिटिविटी के ऊपर, तो मेरे ख़्याल में तो इंटरनेट जो है वो तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि यहाँ इतना आसान है प्राइस कंपैरिजन करना, और लोग हमारे बहुत समझदार हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे ख़रीदते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वो उसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च बहुत आसानी से चंद क्लिक्स में कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी ये देखना शुरू करेंगी कि आप ग्रोसरी आइटम्स के अंदर भी प्राइस कंपैरिजन की साइट्स जो हैं वो इमर्ज हो जाएंगी जैसे ही क्रिटिकल मैस आएगा इसके अंदर। तो हमें जो मेरे नज़दीक जो 3 चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है अगर हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पहली चीज़ ये है कि हर पाकिस्तानी को के अंदर अब यह आगाही फैलाने की ज़रूरत है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, अगर आपके पास फीचर फ़ोन है, आप *786# डायल करें और अपना मोबाइल अकाउंट खोल लें 1 मिनट के अंदर। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप जाएं और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, इजी पैसा की ऐप अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें, या और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो करें, उससे आपका अकाउंट खुल गया। दूसरी चीज़ जहाँ पर एक गवर्नमेंट को एक रोल अदा करने की ज़रूरत है वो ये है कि अब रिटेलर्स को ये मैंडेट किया जाए कि आपको मोबाइल पेमेंट की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। उनके लिए भी अब हमने प्रोसेस इतना ही आसान कर दिया है, वो भी अपनी दुकान पे बैठे अपना मोबाइल अकाउंट खोल सकते हैं और फ़ौरन मोबाइल पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक ये मरहला जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तीसरी चीज़ फिर जो है वो गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए कि उसको एक इंसेंटिव क्रिएट करना चाहिए कि अगर आप कैश में पे करेंगे तो उस पर एक सरचार्ज लगा दिया जाए, और अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उस पर आपको रिबेट मिल जाए। जैसे कि बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकती है एक चीज़, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप पेट्रोल के ऊपर ये लगा दें कि अगर आपने कैश में पेमेंट की तो 5 रुपये लीटर कीमत ज़्यादा होगी, और अगर आपने कलामी की माफ़ी, आपने देखा कि हमारे जहाँ पे टैक्स फाइलर्स का इशू आया तो कितना इस पे वावेला मचा। लोग उस तरह मूव करने के लिए, जो ट्रेडिशनल स्टाइल है बिजनेस का, उससे मूव करने के लिए तैयार नहीं है, और काफ़ी हद तक ये नज़र आता है कि हुकूमत भी उनके आगे जो है वो बेबस हो जाती है। तो जो आपकी सजेशंस हैं, डू यू थिंक कि ये इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है उनका? आपने टैक्स फाइलर्स का देखा कि क्या इशू हुआ, थोड़ी देर के बाद हुकूमत गिव्स इन, और कोई भी हुकूमत हो दैट गिव्स इन। जी, बहुत अहम सवाल आपने रेज किया है। देखिए, इसके 2 वजूहात हैं जो अब ये हो सकता है। एक तो हम रोज़ाना टीवी पे फुटेज देख रहे हैं कि दुकानदार जो है वो मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के 6 फुट के फासले से मजबूर है लोगों से डील करने में, और उसके पास एक कैश है जिसको उसको पता नहीं है कि इसमें ये बीमारी फैला रहा है, उससे मैं उसका अब क्या करूँ। तो एक तो दुकानदार भी, रिटेलर भी हमारा तैयार है, उसकी आगाही हो गई है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझने वाली है कि पाकिस्तान में 60 लाख माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस काम करती हैं, जो कि जिनमें से सिर्फ 3.5 लाख ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से जिनको कर्जा मिला हुआ है, 57 लाख ऐसे हैं जो कि बेसिकली कैश के अंदर सिर्फ लेन देन करते हैं। अब पहली दफ़ा ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इमर्ज हुई है कि एक सबको लिक्विडिटी का एक क्राइसिस आ गया है। जब ये हमारी इकॉनमी दोबारा खुलेगी, वो सारे कारोबार जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं विल हैव एन इमेंस एडवांटेज कि वो जाके बैंक से कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि दे आर डॉक्यूमेंटेड। जिन्होंने अपनी सारी किताबें जो हैं वो खुफिया रखी हुई हैं और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दे हैव नो एक्सेस टू क्रेडिट फ्रॉम एनीवेयर इन द सिस्टम। ठीक, चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफनान साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे अगर कंपनीज़ ने टेक्नोलॉजिकली ग्रो करना है, जैसे बाकी ममालिक में हुआ, खत्ते में हुआ, तो वो क्या मिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या वो इकोसिस्टम है? क्या मिसिंग हैं चीज़ें जो अभी हमें इस एनवायरनमेंट में नहीं प्रोवाइड की जा रही? देखें, इसके अंदर एक जो फंडामेंटल चीज़ है वो एक आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, उनको वो फंड करते हैं। वो देखते हैं कि सबसे प्रॉमिसिंग आइडिया किधर है,
وہ پھر اس کو فنڈ کرتے ہیں, اس سے ایکویٹی لے لیتے ہیں, اس کے اگینسٹ فنڈ پیسے کے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کی پورا کا پورا ایکو سسٹم جو ہے اسٹارٹ اپس کا ڈیولپ ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہمارا کوئی اتنا زیادہ, اب مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں ایک پورا سعودی گورنمنٹ کا وی سی فنڈ ہے جو ہر سال کئی مطلب اربوں روپے جو ہے وہ خالی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو دی جاتا ہے, اور وہ اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہر کمپنی کامیاب نہیں ہوتی, صحیح ہے نا, ظاہر بہت سارے لوگ فیل بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کامیاب ہوں گے نا وہ دے ول پے فار دا ونز ہو فیلڈ. اب امیزون کی مثال لے لیں, دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے, دنیا کی لارجسٹ کمپنی ہے, دنیا کی پہلی کمپنی ہے جس کی $1 ٹریلین کی کیا کہتے ہیں ویلیویشن ہے. اس کمپنی کو جو اٹ واز جسٹ اے اسٹارٹ اپ 22 ایئرز اگو, صحیح ہے نا, جیف بیزوس نے اسٹارٹ کری, اس کو اسی طرح وی سی ایک فنڈ سے پیسے ملے, اس نے 30% ایکویٹی کا کیس $1 ملین ملا, وہاں سے پھر وہ گرو کرتا رہا, اور اب جو ہے وہ اس اسٹیج پہ کمپنی آ چکی ہے. لیکن پہلے شروع کے 15 سال یا 16 سال وہ پروفیٹیبل نہیں تھی کمپنی. تو اب ذرا اب ای کامرس پلیٹ فارم آپ نے پاکستان میں بھی ڈپلوائے کرنے ہیں, یا آپ نے اور ای ہیلتھ ہو گیا, یا اور بے تحاشا کام پاکستان میں ہونے والے ہیں, اس کے لیے ایک تو پورا گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اسٹارٹ اپس کو فوکس کریں, اور پرومسنگ کمپنیز کو باقاعدہ نہ صرف آپ یہ کہیں گے وہ پاکستان میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, انہی آئیڈیاز کو وہ دنیا میں باہر لے کے جا کے بھی چلائیں. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی کوئی بڑی دیکھیں یہ جو ہے نا اپنا یہ جو ٹیک ہے, اس کا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی کارخانہ نہیں چاہیے, آپ کو اربوں روپے نہیں چاہیے, آپ کو زمینیں, آپ کی جدی پشتی, آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, آپ کے پاس نالج ہے, تو آپ ایکسل کر سکتے ہیں. یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو اگر حکومت کا یہ طرف سے یہ انیشیٹو ہو, کچھ ہماری اپنی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس طرف فوکس اب کرنا چاہیے, خاص طور سے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, تو آٹومیٹکلی نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہ کیا اس طرف فوکس نہیں کر رہا؟ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو آفس اسپیس دے دیتے ہیں بڑا سستا سا, اور ہم آپ کو ٹریننگ دے دیتے ہیں, ہم آپ کو بیسیکلی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن دیکھیں ٹریننگ اور آفس اسپیس اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ فنڈنگ دیں. آپ نے دنیا سے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو جیسے دنیا میں باقی جو عمان جیسے ملک, عمان چھوٹا ملک ہے, اس نے کیا ہوا ہے. یو اے ای نے تو بہت زیادہ, آپ دیکھیں یو اے ای کے اندر ای کامرس نے بوم کیا, اور اس بوم کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ بھی چلے گئے, وہ اور کریم جو ہے وہ دبئی بیس تھی. اگر ہم نے اپنے ملک میں اچھا وی سی سسٹم ڈیولپ کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ ایکویٹیز ہوتی, تو آج ہمارے ملک سے یہ کہتے ہیں ساری دنیا میں جا رہے ہوتے یہی کمپنیاں, اور مطلب وہ پاکستانی ہے. اب کریم کا جو اونر ہے, ون آف دا اونرز از پاکستانی. اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو جب تک آپ اس کا گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ اٹ وونٹ بی, تیزی سے نہیں ہوگا, وہ ہوتا تو رہے گا لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوگا. اور کچھ اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا اسٹیٹ بینک کے کچھ رولز ہیں جس کے اندر فورن انویسٹمنٹ لانا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اگر فرض کریں میں باہر جا کے کسی وی سی کو کنونس بھی کر لیتا ہوں کہ جی, تو اس میں پھر وہ کہ اونرشپ کس کی ہوگی, پیسہ کیسے موو کرے گا, اس کے اندر ہی بڑے مسائل ہیں. عمار صاحب کی طرف چلتی ہوں. عمار صاحب آپ کے اب کیونکہ دراز obviously it's a household name, لیکن ایک پرابلم ضرور آتی ہے جو کہ کنزیومر سیفٹی کے حوالے سے آتی ہے, جس پہ اب آن اے لائٹر نوٹ بہت ساری میمز بھی بنتی ہیں کہ آپ جو پروڈکٹ دیکھتے ہیں جب وہ آتا ہے تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں کہ آن لائن ہم کچھ آرڈر کریں. کس طرح جو ہے اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ کنزیومر کانفیڈنس جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے تاکہ اس کا آپ انٹرسٹ بھی سیف گارڈ کریں اور آبویسلی ہمارا یہ سیکٹر بھی گرو کریں؟ گریٹ, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ کویشچن. دیکھیں دراز عموماً لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ دراز کے ہوتے ہیں, ویئرز دراز کے یہ پروڈکٹس نہیں ہوتے. دراز از اے مارکیٹ پلیس. یہاں پہ 30,000 سے زیادہ سیلرز ہیں جو اپنے سامان بیچ رہے ہیں, چاہے وہ حفیظ سینٹر میں کوئی موبائل بیچنے والا ہے, یا کوئی زینب مارکیٹ میں کپڑے بیچنے والا ہے, یا کوئی بڑے برانڈز ہیں جو کہ ڈولمن مال, اس طرح کی ڈفرینٹ مالز کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ مارکیٹ پلیس ہے, دراز کا اپنا کوئی سامان نہیں ہوتا. اس کے اندر ہم جو کسٹمر کی کریڈیبلٹی کے لیے ہم ڈفرینٹ میجرز لیتے ہیں. ہم نے کوئی 40 سے زیادہ شاپس بنائی ہیں فزیکلی. یہ علی بابا کی کیونکہ کمپنی ہے تو ہم انویسٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کے اندر, جہاں لوگوں کو اگر سامان پسند نہ آئے تو وہ واپس کر سکتے ہیں. ریٹرنز اور ریفنڈ جو ہیں بھاری مقدار میں ہم ہر مہینے کے لیے اوپر بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر سیلرز کی ریٹنگ, جیسے ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو پہلے سے سیلر کی ریٹنگ دیکھ لے. اسی طریقے سے ہم یہ جو 30,000 سے 40,000 دراز پہ سیلرز ہیں, ہمارا اصل میں لانگ ٹرم ویژن ہے ان کو گرو کرنا, کہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو آن لائن
कारोबार कर रहे हैं, इस पे भी इनकी रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हम इनको एजुकेट करना चाह रहे हैं। हमने अभी माइक्रो MBA प्रोग्राम बनाया है, ऑनलाइन सेलिंग करने की, आर्ट सिखाने का इन सारे सेलर्स को, KSBL एक इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि इनको पता हो क्या क्या चीज़ें इनको रखनी है ताकि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस पहुंचा सकें। और अभी वाले टाइम पे जब इन सब की दुकानें बंद हैं, हम इन पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, हम कदम प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को कह रहे हैं आप आइए अपनी दुकानें खोलें, हम आपको एजुकेट करते हैं कि किस तरह बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देना है, आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से वेबसाइट पे जानी है। तो अगर किसी को भी इस वक्त दराज के ऊपर सेलर बनना है तो वो अपना नाम दराज लिख के, CNIC लिख के 7575 पे भेज सकता है, और ये सारी चीज़ें हम उसको सिखाएंगे कि किस तरह कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। मैं जब आपसे पहले गुफ्तगू करती प्रोग्राम से पहले और आपसे कुछ चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उस पर बात की थी, स्पेशली ट्रेडर्स के हवाले से, बिकॉज ओल्ड स्कूल होते हैं, वो उस तरह रिसेप्टिव नहीं है। आपने कहा कि जाहिर है, आपने पहले भी बात की कि एक दिन में आप वेबसाइट खोलें तो ये तो नहीं होगा कि फ़ौरन जो है वो आपके पास क्लाइंट बेस बन जाएगी। आप अब जो ये आपको लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पेंडेमिक में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैफिक भी आप जो है उनको प्रोवाइड करेंगे? किस तरह वो इसको जो है वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि फैसिलिटेट इससे करें? वो इस पर ज़रा जल्दी से बात कर दीजिए, फिर मुद्दस्सिर साहब। देखिए, हम उनको सबसे जी हम इनको कॉन्सेप्ट यही बताते हैं कि देखें, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक लाना आसान नहीं है। दराज पर माहाना कोई 40 से 45 लाख लोग ऑलरेडी आते हैं, तो ये उनको ऑलरेडी एक यूज़र बेस मिलती है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। एक आम ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे एक दिन के अंदर कितना ट्रैफिक आ सकता है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो हम उन्हें ये कन्विंस करते हैं अपनी दुकान खोलें, और यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा ट्रैफिक है, हम मार्केटिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। सो ये जो सारी डिजिटल के अंदर गूगल, फेसबुक के ऊपर हम उनको मार्केटिंग कैंपेन्स भी सेटअप करके देते हैं। ऑब्वियसली नॉलेज गैप अभी तक पुराने तरीके से काम करने का इतना है नहीं, तो हमें समझाना पड़ रहा है कि एक कराची में अगर कोई शॉप है तो उसकी टारगेट ऑडियंस कराची में रहने वाले ही लोग हैं, लेकिन अगर आप दराज पे अपनी शॉप खोलते हैं तो आपको एबटाबाद से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से ऑर्डर आ सकता है। तो ऑलरेडी आए हैं इस दौरान आपकी ये बात जो आप ये सारा उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कितने लोग आपके पास आए हैं? देखें, ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है, ये समझे 2 दिन पहले प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। इस वक्त हम फेडरल हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल हुकूमत से भी बात कर रहे हैं कि इसकी आगाही बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी दुकान ऑनलाइन लेकर आ सकें। ठीक है। अच्छा, मुद्दस्सिर साहब की तरफ चलती हूँ। मुद्दस्सिर साहब, एक इशू जो आता है वो कैश लिमिटेशन का है। रिटेलर्स को इशू आता है कि जी कैश लिमिटेड एक अमाउंट है जो अलाउ किया जाता है, और बड़ी मुश्किल से स्टेट बैंक ने जो है वो अमाउंट बढ़ाया है। क्या आप समझते हैं ये एक इम्पेडिमेंट है? देखिए, जो मोबाइल वॉलेट के लिए जो रिटेलर के जो नए गाइडलाइंस स्टेट बैंक की आई हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक का वॉलेट जो है, लिमिट का वॉलेट जिसमें वो पैसे वसूल कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स, वो तो तकरीबन बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के वो चंद मिनटों के अंदर खुल जाता है। तो वो मेजॉरिटी जो हमारे रिटेलर हैं उनके लिए ये लिमिट काफ़ी है। जो बड़े रिटेलर हैं उनके लिए फिर लिमिट बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है। वो हम उनकी एक प्रोसेस होता है जिसको KYC कहते हैं, जहाँ पर हम उनका कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक बायोमेट्रिक लेंगे, और वो भी बढ़ जाती है। तो जी, नो योर कस्टमर। तो ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें रिटेलर की विलिंगनेस चाहिए है कि वो वाकई ये पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, जो कि अब मुझे लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। और अब हमें डिसाइसिवली इसके ऊपर मूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अपने लोगों को कहें कि वो सब मोबाइल पेमेंट देने के लिए अपने आप को इनेबल करें, अपने मोबाइल वॉलेट खोलें, और हम सारे कारोबारी तबके को कहें कि वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। हमें लिटरली फ़िज़िकल कैश के ख़िलाफ़ जो है अब एक जंग लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी जिसको कहते हैं एक पर्सनल वेलनेस के लिए भी बुरी चीज़ है, बीमारी फैला रहा है, और हमारी फाइनेंशियल वेलनेस के लिए भी, इकोनॉमी के लिए बुरा है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफनान साहब, अब इस पूरे क्राइसिस में बहुत बुरी तरह हमारी जो एसएमई है, वो एसएमईज़ हमारी बहुत बुरी तरह जो है वो हिट हुई हैं, और उनका अक्सर हुकूमत से, मैं पिछले काफ़ी दिनों से मॉनिटर कर रही हूँ, हुकूमत से उनका जो है ये तनाज़ा ही रहता है कि हमें हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। इस क्राइसिस सिचुएशन में क्या उनके लिए हो सकता है वीज़ा वी हमारे जो, अगर ई कॉमर्स की बात हो, या किस तरह उनके लिए हम बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, आपकी स्टार्टअप कंपनियाँ हो गई, आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो गए, वो बहुत बुरी तरह इसलिए हटे हैं क्योंकि उनके ज़रा इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपके ऑफिसेज हैं, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए। अब दुनिया में जैसे बरतानिया में या कनाडा में उन्होंने ये कहा है कि आपके एम्प्लॉय की जो वेजेस हैं वो हम 80% कवर करेंगे अगर आप खुद नहीं कर सकते, और इस तरह की बात, इस तरह के गवर्नमेंट पैकेजेस लेके आई है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक लेके आया है एक पैकेज जिसके अंदर आपकी रीफाइनेंस, इस्लामिक रीफाइनेंस स्कीम है, जिसके अंदर आपके जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो उसका लोन गवर्नमेंट आपको दे देगी 5% इंटरेस्ट पे, या अगर आप इस्लामिक फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो वो फिर मुदारबा है, मेरा ख्याल है उस पर चला जाएगा मामला। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप उस स्कीम को भी लें, क्योंकि मैंने स्कीम को कुछ दिनों पहले देखा था, उसके अंदर वो आपसे कोलैटरल मांगते हैं। अब जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होगी वो, या कोई स्टार्टअप कंपनी हो गई, उनके पास तो ज़ाहिर है ज़मीन नहीं होगी, घर नहीं होगा, या कोई फिक्स एसेट ऐसे नहीं होंगे जिसको वो कोलैटरल के तौर पे दे सके, तो उन लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है इस तरह की फैसिलिटी को अवेल करना। अब इसके अंदर जो है वो मैं ये ज़रा रिक्वेस्ट ही करूँगा कि स्टेट बैंक इसको रिव्यू करे, और बेशक छोटी लोन की अमाउंट जो है उसको जो विदाउट क्या कहते हैं एनी सिक्योरिटी या विदाउट विद सम फॉर्म ऑफ गारंटीज अगर आप ले सकें, और अगर कोई पुराने बिजनेसेस हैं उनको कोई ऐसे आप एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर लें जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग आपकी रीफाइनेंस स्कीम है उसी के अंदर आप उन लोगों को भी अकोमोडेट कर लें, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा ये ख्याल है नॉर्मली दुनिया में तकरीबन 50 to 60% जो आपकी वर्कफोर्स होती है उसको एम्प्लॉय आपकी एसएमईज करती है। अब पाकिस्तान में मोर और लेस यही होगा, अगर थोड़ा कम होगा या मोर और लेस यही होगा, तो ज़ाहिर है अब अगर उनको बचाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी बचाना ज़रूरी है, नहीं लेकिन उसकी पसली है, ठीक है, उसके पास कोलैटरल भी है, उसके पास पैसा भी है, वो दोबारा खड़ा कर लेगा, उसके लिए कोई नुकसान ज़रूर उसको होगा लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। ये नहीं खड़े हो पाएंगे, इनको बड़ा मसला होगा। अच्छा, अमार साहब की तरफ चलती है। अमार साहब, एक बहुत ज़्यादा क्रिटिक जो आती है हमारे यहाँ, वो ये आती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हमारा ज़्यादा इन्हिसार जो है वो कुछ वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जो है वो है, और उस वजह से हमारी आउटरीच अगर ग्लोबली कहें तो ज़्यादा नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल पहले तो ये बात काफ़ी वैलिड थी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में अभी भी जो है वो ई कॉमर्स या बड़ी टेक कंपनीज़ अली बाबा दराज के बाद और कोई एंट्रेंट नहीं हुई, तो हमारा बड़ा फोकस है इस चीज़ पे कि हर चीज़ की डाइवर्सिटी हो। अभी कुछ महीने पहले हम सीमेंट दराज पे बेच रहे थे, हमारे पास एक पावर जनरेटर से लेके एक बटन तक जो है दराज पर सेल हो रहा होता है, और हम यही चीज़ में आज जो ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर साहब, उनको भी समझा रहा था, उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। वो ये कह रहे थे कि यार यहाँ कारपेट बिक सकता है, यहाँ पर्दे बिक सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सर ऑलरेडी बिक रहे हैं यहाँ पे। तो डाइवर्सिटी बढ़ी है अभी भी प्लेटफॉर्म में, ना तो कि लोकल बल्कि क्रॉस बॉर्डर भी, बाहर की भी चीज़ें अवेलेबल हैं, टर्किश फैशन आइटम भी अवेलेबल हैं, और भी गैजेट्स अवेलेबल हैं। तो एक वास्ट मेजॉरिटी, कोई 1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोडक्ट असॉर्टमेंट दराज पर इस वक्त मौजूद है, और हम यही लोगों को कह रहे हैं कि ये वक्त है आप असॉर्टमेंट अपनी भी लेकर आएँ, जो कि लोकल मार्केट में जैसे पेशावर के अंदर कोई पेशावरी चप्पल बेच रहा है वो भी दराज पर सेल कर रहा है, और हम इन्हें इस वक्त कोई 4.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन एसएमई सेलर्स को ऑफर करी है कि मई और जून के महीने में आप दराज के ऊपर आएँ, अपना सामान बेचें, तो आपको हम आपके सारे कमीशन वेव ऑफ करेंगे, आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमने सब्सिडाइज कर दिया है, आपको स्टोरेज जो है, जो आपकी वेयर हाउसिंग चीज़ है उसमें हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको पूरा टेक्नोलॉजिकली सेटअप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके कि ये ई कॉमर्स वर्ल्ड में ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है, मुदस्सिर साहब की तरफ चलती हूँ। मुदस्सिर साहब, इसमें जो ये अब एक ऑनलाइन बिजनेस का जो डिबेट है उसमें ये कहा जाता है कि स्पेशली इस टाइम पे वेयर एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, तो जो घर में बैठी खातून है वो भी बड़ा चाह रही है कि मैं भी किसी तरह कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन थोड़ी उसकी लिमिटेशंस हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। कोई प्रोडक्ट्स अगर वो घर में बनाती है तो आप लोग उनको, आप सबसे ये सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह वो अपने आप को बेहतर यूटिलाइज कर सकती हैं? मुदस्सिर साहब, मेरे ख्याल में मुदस्सिर साहब को शायद आवाज़ नहीं आ रही है। जी, मैं इसका आंसर अगर टेकअप अगर करूं, जैसे मैं आपको कॉल से पहले भी बता रहा था कि हमारी एक सेलर हैं गुजरावाला में, उन्होंने कोई 40 लाख के मोबाइल फ़ोन्स बेचे।
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شی واز ویڈو اور انہوں نے اپنی انوینٹری جو بھی بچے کچھ پیسوں سے انہوں نے خریدی اور اتنا انہوں نے کاروبار کر دیا. تو یہ دیٹس دا پاور دیٹ ای کامرس کین گیو یو سٹنگ ایٹ ہوم. خواتین کا ویمن امپاورمنٹ کا جو ایک نیا سیگمنٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. ویمن امپاورڈ. افضان صاحب میرا خیال ہے اس کو زیادہ شاید ہمیں پروموٹ بھی کرنا ہے اور شاید ایڈورٹائز بھی کرنا ہے, بیکاز ابھی بھی وہ چیز نہیں ہے اس میں. وہ کرنا چاہتی ہے, کچھ کرنا چاہتی ہے. گاؤں میں بیٹھی عورت جو ہے وہ گھر سے کچھ کرنا چاہتی ہے. مدثر بھی اگر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لیتی ہوں. مطلب سوال آپ سے یہ کر رہی تھی کہ اس وقت جو گھر میں بیٹھی خاتون ہے وہ بھی کسی طرح چاہتی ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کروں, بیکاز ایوری سنگل پینی کاؤنٹس رائٹ ناؤ. آپ کیا اس کو میسج دیں گے کہ کس طرح وہ جو یہ ای کامرس کی ویو آئی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے, کس طرح وہ اس کا حصہ جو ہے وہ بن سکتی ہے؟ جی, اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے, جیسے پہلے میرے جو دراز کے دوست ہیں عفان, وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ پلیٹ فارم اکانومی دنیا کے اندر کریٹ ہوئی ہے. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ مارکیٹ پلیسز ہیں جن کے اوپر جا کے لوگ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہوگا کہ وہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر جس قسم کی وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس پہ جائیں. اس کے علاوہ بہت زبردست میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ فیس بک کے اوپر چھوٹے چھوٹے بزنس اپنے کر رہے ہیں, انسٹاگرام کے اوپر کر رہے ہیں, جو کہ اسینشلی دیز آر آلسو بوتھ آف دیم دیز آر آل پلیٹ فارمز. تو یہ بہت ساری اپرچونیٹیز اس کے اوپر موجود ہیں. فار انسٹنس ہمارے گھر میں جو ہے 1-2 سالگرہ آئی ہیں پچھلے 1 مہینے کے اندر, تو ہم نے انسٹاگرام کے اوپر وی ور ایبل ٹو فائنڈ بیکرز ان کراچی جو کہ گھر سے کیک بنا کے بیچ رہی تھی, اور ہم نے ان کو ایزی پیسہ سے پیمنٹ کی اور ہم نے ان کے گھر سے پک کروا لیا جو بیکڈ گڈس تھی. تو اس طرح کی بالکل بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. اگر اور میں ایک کامنٹ کوئکلی اور کرنا چاہوں گا, جو آپ نے ایس ایم ایز کے اوپر کویسچن ریز کیا تھا, بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے, تو میں ذرا تھوڑی سی بات اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 74% اربن امپلائمنٹ جو ہے, جو شہروں میں لوگ کام کرتے ہیں, وہ مائکرو, اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز میں کام کرتے ہیں. تو یہ ان کے پاس جو میں نے پہلے بھی یہ میں ریز کر رہا تھا ایشو کہ ایکسیس ٹو کریڈٹ نہیں ہے. اب جو اسٹیٹ بینک کی اسکیم آئی ہے وہ بہت اچھی اسکیم ہے, مگر یہ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ بینکس کو یہ کہہ سکے کہ آپ جو ہے بغیر سیکیورٹی کے قرضہ دیں, کیونکہ 50 لاکھ سے بڑا قرضہ تو کوئی بھی بینک نہیں دے سکتا بغیر سیکیورٹی کے, اور 50 سے نیچے بھی جو دینا ہے, کیونکہ یہ کمرشل ڈیسیجن ہے, اگر ان کو رسکی لگے گا اور لاس کا خطرہ ہوگا تو وہ کیسے دیں گے. یہاں پر گورنمنٹ کو سٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو لون لاس گارنٹی کا ایک فنڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا لون لاس گارنٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس قرضے میں کوئی واپس نہ آیا تو وہ گورنمنٹ اس کا نقصان برداشت کرے گی بینک کا. اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ صرف واحد ایک چیز ہے جو روک رہی ہے بینکوں کو. تو جتنے بینکوں کے اندر پاکستان میں بینکوں کے پاس اس وقت تقریباً 16 کھرب روپے کے 16 ٹریلین روپیز کے ڈپازٹ موجود ہیں, ان میں سے صرف آدھے جو ہیں وہ لونز میں لگے ہوئے ہیں, اور باقی پیسہ اویلیبل ہے جو کہ قطع کلامی کی معافی. ایک اور جو کرٹیسزم آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 5% پہ دے رہا ہے تو کمرشل بینک جو ہے وہ 10-11% پہ جو ہے وہ جا کے دے گا, تو وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ ویلڈ کرٹیسزم آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں یہ جو اسکیم ہے اس کو کہتے ہیں ری فائنانس اسکیم. تو وہاں جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اتنے ہی پیسوں پہ آگے پیسہ ملے گا, کیونکہ اسٹیٹ بینک وہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے 0% کے اوپر بینک کو. بینک آگے جو ہے 5% پہ دے رہا ہے اور اپنی کاسٹ کور کر رہا ہے درمیان کے گیپ سے, مگر جو چیز وہاں کور نہیں ہو رہی وہ رسک کور نہیں ہو رہا ہے ڈیفالٹ کا. تو یہ باقی جو چیزیں ہیں, جو ریگولر لون ہوتا ہے وہاں پر تو بینک جو ہے وہ اپنے پہلے ڈپازٹ کی کاسٹ, جس کو کاسٹ آف فنڈ کہتے ہیں, وہ ریکور کرتا ہے. یعنی فار انسٹنس میں ایک بینک ہوں, مجھے ڈپازیٹر کو بھی پیسہ دینا ہے جو میرے بینک میں پیسہ پلیس ہوا ہے, تو اگر میری اپنی کاسٹ اس کے اوپر 7-8% ہے تو میں اس پہ کچھ مارجن رکھوں گا جو کہ میرے خرچے کا ہوگا, اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں آگے کنزیومر کو یا بزنس کو قرضہ دوں گا. تو اس طرح سے اس کی پرائسنگ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مدثر صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمار صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عفنان صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن جس طرح یہ ہمارے تینوں مہمانوں نے اس وقت جو گفتگو کی اس میں اس کا کرکس یہ ہے کہ ایک مشکل ٹائم ہے, مشکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن اس کرائسس کی صورتحال میں بھی کچھ اپرچونٹیز موجود ہیں جن کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے, ای کامرس کے حوالے سے ایجوکیٹ کیجئے, اور جس طرح عمار صاحب کہہ رہے تھے دراز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دس پلیٹ فارم, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, یہ آپ کو بتائیں گے آپ نے اپنا بزنس آگے لے کے کس طرح چلنا ہے. وی سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.